भारती। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और सोनाली पाठक का नमस्कार। कैसी है सोनाली? मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप और सारे श्रोता, सारी सखियाँ, सहेलियाँ आनंद में होगी। बिल्कुल। तो हम सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से नववर्ष की शुभकामनाएं दे देते हैं और आपको भी सोनाली नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। और आपको भी नए वर्ष की बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। शुक्रिया जी। और नया वर्ष हमारे सारे श्रोताओं को, सखियों को जो है सुख से भरा हो, समृद्धि से भरा हो और सबसे जरूरी बात है कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो। बिल्कुल। और इसके साथ एक बात बहुत जरूरी है, वो है कि शांति और प्रेम जी। ये हमारे जीवन में रहनी बहुत जरूरी है। हमेशा आपके साथ रहे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और भविष्य हमारी कहानी है, अब उसे हमें ही लिखना है, हमें ही गढ़ना है, हमें ही गढ़ना है। जो बीत चुका उसे बिसार दें, भूल जाएं और आगे की सुध लें। अगले साल को अब तक का सबसे बेहतरीन साल बनाने का हम एक संकल्प लें, प्रयास करें। और इस साल जो कुछ भी हासिल किया उस पर गर्व करें, खेद मत करें, दुख प्रकट मत करें। जो मिला उसमें आप खुश रहें। और अब अगला साल हमें क्या देगा, हम क्या मेहनत करेंगे, कितना परिश्रम करेंगे, क्या संकल्प लेंगे, कितने सच होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो आज के कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि एक संकल्प ऐसा भी, यानी एक संकल्प ऐसा हो जिसमें सिर्फ हो खुशहाली ही खुशहाली। उस संकल्प के कारण हम और हमारे अपने खुश रहे। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही शादी और समारोह में नो गिफ्ट का चलन, यानी अभी उपहार स्वीकारते नहीं है, सिर्फ कहते हैं कि आपका आशीर्वाद ही काफी है। तो इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। और सबसे जरूरी बात है रफ्तार पर नियंत्रण। गाड़ियां इतनी तेज गति से चला रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि हमारे जीवन की जो है रफ्तार वो भी बहुत बढ़ गई है। जो हमारे दिमाग के घोड़े हैं ना, वो भी हम बहुत तेजी से दौड़ाते हैं और कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो इस रफ्तार को थोड़ा सा कस के रखें, उस पर कंट्रोल रखें। इस पर हम बातचीत करेंगे। और क्या विषय रहेगा आज का? और गाने रहेंगे बहुत सारे। तो देखिए सोनाली, सारा प्यार हमें आंचल में वाकई बांध लेना है। ये नया साल हमारे लिए प्यार से भरा हो, सुख और समृद्धि से भरा हो। और हमारे श्रोता भी लगातार हमें आज अपने संदेश भेज रहे हैं, नववर्ष पर हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत सारे संदेश हमारे श्रोता लगातार हमें शुभकामनाओं के भेज रहे हैं, क्योंकि आज वो भी प्यार और समृद्धि चाहते हैं सभी की जिंदगी में। सारा जो प्यार है ना, वो हमें समेट के रखना है एक आंचल में। और है ना, ये जो ऊर्जा है, ये प्यार भरी ऊर्जा, ये हमारे लिए इतना सुकून का काम करता है। और इस ऊर्जा के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही कहा। जिंदगी में प्यार होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी से भी प्यार करते हैं, प्रकृति से, जीव जंतुओं से, पशुओं से, इंसान से, और किसी भी तरह का इंसान हो, वो गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, वो लाचार भी हो सकता है और वो विद्वान भी हो सकता है। तो वो जो प्यार है आपका, और वो जो प्यार होता है ना मंदाकिनी जी, वो दुआओं के रूप में आता है हमारे पास। बिल्कुल। और जो दुआएं होती है ना, वो हमेशा हमें सुकून दे जाती है और हमें समृद्धि के पद पर आगे बढ़ा जाती है। बिल्कुल। आपकी जिंदगी जो है खुशियों से भरी होती है, जब भी कहते हैं कि दुआएं लेते रहनी चाहिए। तो आज हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि भाई नए साल लेकर आपके आंगन में सुख और शांति लेकर हम आए हैं, और हमेशा खुशबू से महके आपका विविध भारती का आंगन, हो न कभी अशांति। आपके लिए ये सब हो खास, बस मन में हमारे है यही आस। हैप्पी न्यू ईयर 2025। क्या बात है। और एक हमारे साथी ये भी लिखते हैं, आप खुशियां मनाएं नए साल में, बस हंसे मुस्कुराए नए साल में, गीत गाते रहें, गुनगुनाते रहें, ये शुभकामनाएं नए साल में। रेत मिट्टी के घर में बहुत रह लिए, घर दिलों में बनाए नए साल में। क्या बात है, क्या बात है। एक श्रोता कहते हैं कि नए साल पर छुट्टी मिलने पर होती है जितनी खुशी, उतनी ही खुशी हमें हो रही है। हम आपको मैसेज कर रहे हैं और आप उसे पढ़ते हैं। नए साल पर अपने घर लाओ शांति और उल्लास, इसलिए तो आपको हमने भेजा है ये संदेश खास। और नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। लगता है नए साल में हमारे जो श्रोता है वो कवि भी बनते जा रहे हैं। जी हाँ। और एक हमारे साथी लिखते हैं, नव स्वप्न, नव जोश, नव उम्मीद, हर दिन में हो नई रोशनी की वाणी। 2025 का वर्ष लाए सबके लिए शुभ घड़ी प्रभात, संग लाए नई उमंगों तरंगों की कहानी। पुराने पल अब स्मृतियों में बसे, नई राहों पर चलने का संकल्प करें। जो छूट गया उसे सीख मानकर आने वाले कल के लिए आज ही से रंग भरे। नव वर्ष लाए शांति और समृद्धि, सपनों को दो नए पंख और गति। हर घर में खुशियों का उजाला, हर दिल में बसे स्नेह का निवाला। तो चलो बढ़ाए कदम नए, संकल्प करे दृढ़ और सच्चे। 2025 में करे ऐसा प्रयास कि बने हम सबके
सबके लिए मिसाल, सबका नववर्ष मंगलमय हो। मंगलमय हो, बिल्कुल, बहुत अच्छी आपकी विचार जो है विचारधारा है। एक श्रोता ने बहुत सारे जो प्रांत हैं उन पर कब कब मनाया जाता है उसके बारे में जिक्र किया है। बड़ा लंबा इनका संदेश है। और एक श्रोता लिखते हैं कि आप खुशियां मनाएं नए साल में, बस हंसे मुस्कुराए नए साल में, गीत गाते रहें, गुनगुनाते रहें, ये है शुभ कामनाएं नए साल में। रेत मिट्टी के घर बहुत अच्छे में रहे, लेकिन अब वही जैसा कि आपने कहा, वो श्रोता भी ये लिख रहे हैं कि अब हमें दिलों में घर बसाना चाहिए। एक हमारे साथी लिखते हैं, जिस से पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद, जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता है पथ पर मेल कहीं, सीमित डग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं, जिस से पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद, सांसों पर अवलंबित काया जब चलते चलते चूर हुई, दो स्नेह शब्द मिल गए, मिली नवस्फूर्ति थकावट दूर हुई, पथ के पहचाने छूट गए पर साथ चल रही याद, जिस पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। नया साल आपके और आपके समस्त परिजनों के लिए मंगलमय हो। मंगलमय हो, वाकई हमारे सभी श्रोताओं के लिए और हमारे सभी दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए हम ये कामना करते हैं कि ये वर्ष या सारी जिंदगी इसी प्रकार मंगलमय होती रहे। तो सोनाली, सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि नया साल लग गया है और हम हर साल पहली तारीख को या सुबह सुबह एक नया संकल्प लेकर उठते हैं कि आज से हम ये करेंगे, या 31 तारीख की रात को ही कोई संकल्प कर लेते हैं कि कल से हम जल्दी उठेंगे, है ना, व्यायाम करेंगे। बहुत सारे संकल्प लेते हैं, बहुत सारे संकल्प कर लेते हैं जिसमें कुछ कॉमन होते हैं और वो हर साल होते हैं और फिर वो थोड़े समय बाद छूटते भी चले जाते हैं, भूल जाते हैं, या यूं कहें कि हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते। जो संकल्प हम लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट जो है वो सही नहीं होता हमारा। तो आपने इस साल क्या संकल्प लिया है? मंदाकिनी जी, जैसे आप मुझे हमेशा कहती हैं कि सोनाली तुम मुस्कुराती हो, खुश रहती हो, तो मैं तो मुस्कुराती हूँ, खुश रहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। पर इस बार का मेरा ये संकल्प है कि मेरी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। अरे वाह, ये मैं कोशिश करने का प्रयास करूंगी। जैसे अभी आप मुस्कुरा रही हैं और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है, देखो। तो मैं भी आपसे पूछ रही हूँ कि आपने क्या संकल्प लिया है इस साल का? हाँ, मैंने भी संकल्प तो हर साल लिए और बहुतों को निभा पाई, बहुतों को नहीं भी निभा पाई। लेकिन एक संकल्प ऐसा है जो मैं हर साल लेती हूँ और इस बार भी मैंने लिया है, तुम्हारी ही तरह, कि मुझे हंसना बहुत पसंद है, खिलखिलाकर हंसना, है ना, अपने साथियों के साथ, घर वालों के साथ, परिवार के साथ, मिलने वाले दोस्तों के साथ, और सबको तुम्हारी तरह मैं खुश देखना चाहती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता मैं किसी के चेहरे पर उदासी देखूं या क्रोध देखूं या लड़ाई झगड़ा जैसी कोई चीज भाव देखूं। तो मैं हंसती रहूं और सभी को हंसाती रहूं, मेरे साथ मेरे संपर्क में आने वाले सभी खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, गम हो खुशी हो उसे जीने का जो एक कोशिश करें और साथ में मिलके मुस्कुराएं, हंसे, तो क्या बात है, क्या बात है। और मैं आपको दिल से शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने जो संकल्प लिया है उसमें आपको सफलता मिले। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि एक संकल्प पैसा भी लेना है, जो कुछ अच्छा संकट कीजिए, किसी की मदद करने का संकल्प हो, कुछ अलग सी बात लिख दी है। जरूर माँ को मदद करने का संकल्प, अपने परिवार के साथ सुख और शांति से रहने का संकल्प, अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प लीजिए। इस नए साल की शुरुआत कीजिए। आप सभी को पूरा एक बार नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना संकल्प पूरा जरूर कीजिएगा, इन्होंने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि संकल्प शक्ति ही मनुष्य को विकास की राह दिखाती है और संकल्प से ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। संकल्प के आधार पर ही मनुष्य के जीवन में उन्नति निर्धारित होती है। और एक श्रोता लिखते हैं सोनाली कि भूल जाओ बीते हुए कल को, दिल में बसा लो आने वाले कल को, मुस्कुराओ चाहे जो भी हो, पल खुशियां लेकर आएगा आने वाला कल। क्या बात है। हाँ। हमारे एक साथी लिखते हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज से मैं फिर से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा। क्या बात है। तो बहुत अच्छी बात है, एक्सरसाइज करना ही चाहिए और ये बस कोशिश हो कि इसे हमें बीच में छोड़ नहीं देना है। कभी कभी ऐसा होता है ना मंदाकिनी जी कि हमने 4-5 दिन 8 दिन तक एक्सरसाइज नहीं किया, कोई भी संकल्प जो तय किया है वो नहीं किया, तो फिर है ना हमें ऐसा लगता कि अरे छोड़ दिया तो छोड़ ही देते। पर ऐसा ना हो, 8-15 दिन बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा कि नहीं मैंने संकल्प किया था पर छूट गया, तो फिर से नई शुरुआत कर सकता हूँ। तो जरूर ये शुरुआत कीजिएगा। जिंदगी हर पल आपकी परीक्षा लेती है और आप बहुत बार होता है कि जीवन में हम परीक्षा देते देते थक जाते हैं या फेल हो जाते हैं, लेकिन हर दिन आप फिर से जीतने का प्रयास कर सकते हैं। वो चींटी की तरह कितनी बार गिरती है लेकिन हर बार चढ़ती है ना। और तो उसी के वजन का वो शक्कर का चीनी का दाना होता है।
हाँ, तो उसको लेकर वो चढ़ती है। तो आप देखिए कि उस बोझ को सहन करती भी वो 50 बार गिरती है और 50 बार चढ़ती है। तो इंसान भी अगर आपकी जिंदगी में बोझ है, आपकी जिंदगी में तकलीफें हैं और आप हर बार 0 पर आ जाते हैं, तो कोई बात नहीं, वहीं से फिर सफर शुरू करें, है ना। और मंजिल तक ना पहुंचे, लेकिन सफर तो आपका जारी रहेगा। जी जी जी, क्योंकि चलती का नाम गाड़ी है। हाँ। और हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी है कि हम हर साल कुछ ना कुछ संकल्प लेते हैं, कुछ लोग इसे निभा पाते हैं, कुछ लोग नहीं निभा पाते, लेकिन हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम उन्हें निभाएं। हम संकल्प में अपने खुद के स्वास्थ्य से संबंधित संकल्प ले, खान पान में सुधार के बारे में संकल्प ले, और जो बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ने का संकल्प ले, या फिर पैदल चलने का संकल्प ले। धार्मिक प्रवृत्ति वाले परिवार वाले लोग रोज प्रातः स्नान करने के बाद किसी अपने गांव या कस्बे के मंदिर में पूजा करके फिर नाश्ता भोजन करने का संकल्प लेते हैं। झूठ ना बोलने का संकल्प भी ले सकते हैं। बिना बात किसी से बोलने या ज़्यादा बोलने का संकल्प भी हो सकता है, क्योंकि फालतू बिना बात बोलने वालों को बहुत लोग पसंद नहीं करते। कुछ अच्छा लिखने का, कविता लिखने का, अपनी डायरी इत्यादि लिखने का संकल्प ले सकते हैं। सामान्य जीवन में कोई ऐसा हार्ड संकल्प कतई ना ले कि जान पर बन जाए। बिल्कुल सही कहा। आप ऐसा संकल्प लें जो आपकी दिनचर्या में शामिल हो जी, और आप उसको निभा सके। यानी इतना कठिन संकल्प लिया और 2 दिन बाद ही हम छोड़ दे उसे पीछे, तो ऐसा ना ले। जो सरलता के साथ, और जैसे हमने शुरुआत में बात की कि बस जिसके कारण लोगों के और हमारे जीवन में खुशहाली आए, वही संकल्प हमें लेना है। ऐसा कोई संकल्प नहीं है जिस पर जान पे बनाए या आप तनाव का शिकार हो जाएं, बीमार हो जाएं, तो ऐसा कोई भी संकल्प नहीं लें। एक श्रोता लिख रहे हैं कि नववर्ष की अनेक शुभकामनाएं। नववर्ष में संकल्प एक ऐसा जो सबका करे कल्याण, शादी में ना हो फिजूल खर्ची और ना ही हो दिखावा। जीवन में रफ्तार ऐसी हो जिसमें नियंत्रण पा सकें, चाहे वह रफ्तार संकल्प की हो या शादी में खर्च करने की रफ्तार। इसमें संतुलन जरूरी है। रफ्तार तेज होगी तो दुर्घटनाएं भी होंगी, और अगर नियंत्रण में होगी तो आप संभल कर जीवन को संवार सकते हैं। क्या बात है, बहुत उम्दा जानकारी लिखकर भेजी आपने। एक साथी लिखते हैं कि सिर्फ बड़ों का ही नहीं बल्कि छोटों का भी सम्मान करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है जब आप क्रोधित हो जाते हैं और अपने बड़ों से झगड़ा करते हैं तो उनका अनादर करते हैं। ऐसे में बेहतर है कि नए साल में बड़ों को आदर और सम्मान का संकल्प ले और छोटों को बहुत सारा प्यार बांटे। बिल्कुल सही बात। और ये तो हमारी संस्कारों में शामिल होना चाहिए। इसमें संकल्प लेने की तो बात ही नहीं है। आप हर बार जो है इस बात का ध्यान रखें कि बड़ों को सम्मान देना चाहिए और छोटों को प्यार देना चाहिए। सोनाली, हम कई बार विवाह समारोह आदि में जाते हैं और बहुत ही तैयारियां करते हैं। हमारे अपने कपड़े, हमारे गहने, हमारी चप्पल, हमारा श्रृंगार कैसा हो, और साथ ही हम ये बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है कि सामने वाले को हम क्या गिफ्ट दें। तो इस तरह की जो एक चिंता है ये कई बार बड़ी वो परेशानी में डाल देती है ना, हमें परेशानी में डाल देती है। सोचनी हो जाती है कि आखिर हम क्या दें, देंगे और उन्हें पसंद आएगा कि नहीं, है ना। या फिर ऐसा होगा कि आपने दिया है, शायद ऐसा हो कि उसका ट्रेंड अभी बहुत ज्यादा है तो वही चीज मैं भी दे दूं। यानी बीच के समय में डिनर सेट का बहुत चलन था, तो हर कोई डिनर सेट दे रहा था। फिर कोई क्रॉकरी वाला दे रहा था, कोई प्लास्टिक वाला, कोई मेलामाइन वाला। हम ये नहीं समझ पाते कि ये कितने सारे एक ही मात्रा में उन्हें ये गिफ्ट मिल जाते हैं जो फिर बेकार हो जाते हैं। क्योंकि और उसके बाद में उसका अगर ऊपर वाला जो कवर है ना वो खराब हो गया तो वो किसी को दे भी नहीं सकते कि अगर आप किसी को देना भी चाहें। तो इस तरह से जो देने का एक चलन है, गिफ्ट देने का चलन, देखा जाए तो प्यार और आशीर्वाद और दुआ ही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। जी जी। और वैसे भी मंदाकिनी जी, पुराने जमाने की बात की जाए तो उस वक्त परिवार बड़े हुआ करते थे। आय के बहुत ज्यादा साधन नहीं थे उस वक्त। हमारे जो करीबी रिश्तेदार जो है, परिचित, तोहफे के रूप में वो मदद करते थे ताकि लोगों को उससे मदद मिल जाए। फिर वो पैसे के रूप में हो, कपड़ों के रूप में हो, गहनों के रूप में हो, या फिर बर्तन के रूप में हो। पर आजकल ना परिस्थिति बदल रही है। आज दिखावा हो गया है। उस वक्त तो पूछ लिया जाता था कि भाई अगर बेटी की शादी है तो क्या दिया जाए, हम क्या दें। तो माता पिता बता देते थे कि ये चीज दी जाए, तो वही चीज दी जाती थी ताकि उसके पास उपहार स्वरूप कई सारी चीजें हों और वो अपना एक नया घर बसा सके, है ना। लेकिन आज तो हम क्या करते हैं कि तुलनाएं करने लग जाते हैं कि वही कि उसका शर्ट मेरे शर्ट से सफेद कैसे। तो वो सोचते हैं कि हमारा जो गिफ्ट है वो सबसे अच्छा होना चाहिए और हम
हमारी तारीफ होनी चाहिए, और इसी चक्कर में हम कई बार अनावश्यक खर्च कर देते हैं। जी, और कई बार ऐसा होता है ना कि मंदाकिनी जी, आजकल परिस्थितियां बदलने लग गई है। पहले जो लोग देते थे तो प्यार से, कि भाई प्यार स्वरूप तोहफा दिया है तो हम उसे पहन लेते थे, इस्तेमाल कर लेते थे। पर आजकल सबकी चॉइस बदल गई है। अब जैसे साड़ियों की बात करें तो कोई कॉटन पहनता है, कोई सिंथेटिक, कोई सिल्क पहनता है, कोई बड़ी बॉर्डर की पहनता है, कोई छोटी बॉर्डर की पहनता है। कलर्स का भी होता है, हम लोग कई बार ब्राइट कलर दे देते हैं, लोग बहुत लाइट कलर पहनना पसंद करते हैं, या लाइट दिया है तो लोग बोले इतना लाइट तो नहीं पहनती हूँ, मैं तो डार्क कलर पहनती हूँ। फिर बर्तनों का भी वैसे ही है, किसी को कांच के बर्तन पसंद है तो किसी को प्लास्टिक के बर्तन पसंद, कोई तांबे या पीतल के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हें अभी चॉइसेस बहुत बदल गई है, क्योंकि लोगों ने शादी विवाह में इतना खर्चा करना शुरू कर दिया है, बेतहाशा खर्च करते हैं, और दिखावे का समय आ गया, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि हम इतना खर्च कर देते हैं कि सामने वाले जो है वो भी प्रेशर में आ जाते हैं कि इतनी बड़ी शादी हो रही है और ऐसे में हमारा छोटा सा गिफ्ट किस काम आएगा। उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा कि इतनी महंगी उनकी डिश थी, इतना उन्होंने तामझाम किया था, और 50 तरह के व्यंजन होते हैं। आप देख देख के थक जाते हैं, खाना तो बहुत बड़ी बात है, आप थक जाते हैं कि मैं ये सब्जी लूं, ये लूं, ये लूं, ये लूं, क्या लूं, सचमुच है ना। तो ऐसी शादी में जब हम जाते हैं तो हमारे दिमाग में वही हावी रहता है कि हमारा गिफ्ट भी उतना ही बड़ा और महत्वपूर्ण हो। और सबसे जरूरी बात है कि अगर उन्होंने कार्ड में लिख दिया है कि भाई नो गिफ्ट, यानी सिर्फ आपका आशीर्वाद ही काफी है, फिर भी लोग है ना गिफ्ट लेकर जाते हैं, और फिर है ना उन्हें बुरा भी लग जाता है कि अरे हमारा गिफ्ट नहीं लिया है। तो उसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं। अगर उन्होंने लिखा है कि भाई आपका आशीर्वाद ही काफी है तो फिर मत दीजिए, या फिर कभी आप अपने घर पर उन्हें खाना खाने बुलाए, उस वक्त अगर आप प्यार से दे, उनसे पूछ लें कि हम आपके गृहस्थी की कोई चीज देना चाहते हैं, तो ऐसा करके भी हम दे सकते हैं। जी, तो सोनाली बात चल रही थी कि अगर कार्ड पे नो गिफ्ट लिख दिया गया है तो उस भावना का सम्मान करें, क्योंकि एक नई शुरुआत है, ये नई पहल है। हाँ, ये पहल, इस पहल का सम्मान करें। मैं एक व्यक्तिगत बात बताना चाहूंगी कि कोरोना के बाद मैंने अपना जन्मदिन मनाया था और बहुत सारे लोगों को बुलाया, क्योंकि कोरोना से हम सभी बाहर ग्रस्त हो गए थे, और उससे जब निकले तो लगा कि थोड़ा सा एक संगीत सुन लिया जाए, मिलकर गेट टुगेदर कर लिया जाए। तो मैंने अपने सभी दोस्तों को कहा कि आप कुछ भी नहीं लाएंगे, सिर्फ हम मिलजुल कर नाचेंगे, गाएंगे और उस भय से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो सभी मित्रों ने उस बात का स्वागत किया, क्योंकि उस वक्त गिफ्ट महत्वपूर्ण नहीं था, वो मिलजुल वो महत्वपूर्ण था। क्योंकि उस वक्त हमने ना 1-2 साल तक हम लोग एक दूसरे से के घर नहीं गए थे, तो उस वक्त हमें वो इतना आनंदित कर रहा था कि चलो हम अपने दोस्तों से मिल लेंगे ना। तो इसी प्रकार शादी समारोह में अगर किसी ने ये लिख दिया है कि नो गिफ्ट, तो उसका सम्मान करें, आपका कहीं अपमान नहीं होगा, और बदले में जैसा कि आपने कहा बाद में आप दे सकते हैं उन्हें घर में बुलाकर। और उस वक्त अगर नो गिफ्ट का चलन शुरू हो जाता है तो बहुत सारी फिजूल खर्ची से भी हम बच सकते हैं, है ना। हमारे श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि शादियों में जो गिफ्ट का चलन है, ये चलता आ रहा है कि शादियों में लोग गिफ्ट नहीं देते, लेकिन छोटे मोटे गिफ्ट तो देने ही चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे गिफ्ट दीजिए, लेकिन छोटे मोटे गिफ्ट ज़रूर दीजिए, और शादियों के समय को अच्छे से बनाएं, क्योंकि अब दिसंबर का महीना बीत चुका है, जनवरी के महीने से फिर से शादी का समय आने वाला है। ये कह रहे हैं कि गिफ्ट देना चाहिए तो ठीक है, आप छोटा सा, इनका कहना है कि एक छोटा सा गिफ्ट दे दीजिए, और लेकिन ज्यादा फिजूल खर्ची ना करें। कई बार होता है हम कहीं जाते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ ना कुछ दें, नव जोड़ा जो है उसे दंपति को हम फिर ऐसा है मंदाकिनी जी कि फिर हम कैश के रूप में दे सकते हैं। ये भी हो सकता है, लिफाफा दे दें। हाँ, लिफाफा दे दें, ताकि क्या होना कि वो सारे पैसे को मिला के कुछ, जैसे फ्रिज खरीद सकते हैं, नई दंपति है, नया परिवार है, तो फ्रिज खरीद सकते हैं, टीवी खरीद सकते हैं, अपने घर में ओवन है या फिर अन्य चीजें जो उनके पास नहीं है वो खरीद सकते हैं। तो फिर ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर उसमें 100 रुपए, 101 रुपए क्यों ना हो, 51 रुपए क्यों ना हो, कुछ भी हो, वो आपकी भावना हो सकती है, आप कितना रखना चाहते हैं। और इसके अलावा मैं तो ये भी कहूंगी सोनाली, अगर आप बहुत भव्य शादी में जा रहे हैं जहाँ लड़की को सब कुछ दिया जा चुका है, तो एक सुंदर सा पेड़ दे दें, गमला दे दें, पौधा दे दें, ये भी एक बहुत सुंदर उपहार है। और अगर हम ऐसा प्रचलन करते हैं तो निश्चित ही मानिए आने वाला समय अच्छा होगा, है ना। तो एक श्रोता लिख रहे हैं कि कुछ लोग शादी के निमंत्रण में उपहार न लाने का अनुरोध करते हैं। अगर आप भी शादी में उपहार न लाने का अनुरोध करना चाहते हैं तो उसके लिए अपना ये तरीका अपना सकते हैं। कृपया कोई उपहार न दें, कहें हमने शादी के उपहारों के लिए अनुरोध न करने का फैसला किया है, ये कहें, और हमारे हनीमून के लिए योगदान कहें। और आय में कई लोग हमारे साथ शादी के दिन को साझा करने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करें, इसलिए कृपया हमें कुछ और लाने के लिए बाध्य
न हो, ये भी कहें। तो उन्होंने लिख दिया है कि किस तरह से आप अपनी बात कह सकते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं, शादियों समारोह में नो गिफ्ट का चलन। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है, किंतु इससे हमारी सामाजिकता झलकती है। ऐसा कहकर लोगों द्वारा यह परंपरा अद्यतन जारी ही है। दरअसल इसके चलते समाज के गरीब पिछड़े तबके का भला हो जाता है। इस दृष्टिकोण से यह परंपरा अभी तक अपने समाज में बनी हुई है, जबकि प्राय सभी स्त्री पुरुष अपने करियर के संवारने के पश्चात ही जीवन पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। इस दृष्टिकोण से नो गिफ्ट का चलन एक अच्छी बात है, क्योंकि ये दयनीयता झलकने का प्रश्न ही नहीं, अन्यथा गिफ्ट की लोलुपता और उसके लेन देन के हिसाब को रखने की भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और एक लिख रहे हैं कि आजकल शादी ब्याह में पत्रिका में गिफ्ट ना लाने का लिखा होता है। ये एक अच्छी पहल है। कभी कभी गिफ्ट ऐसे आते हैं जो कुछ काम के नहीं होते या वैसे ही पहले से हमारे पास होते हैं। कुछ लोग गिफ्ट की जगह नगद देना पसंद करते हैं, खासकर जिनके बच्चे फॉरेन में रहते हैं, वो ये चीज़ें साथ में नहीं ले जा सकते हैं। एक शादी में मैंने देखा कि अनाथालय के लोगों को बुलाया गया था और गिफ्ट लेके उनको दिए गए थे। बहुत शानदार। पर ऐसे में भी थोड़ा सा जिनने गिफ्ट दिया है उन्हें भी थोड़ा बुरा लग सकता है ना। हाँ, भले ही आप ऐसा कर सकते हैं कि जिन्होंने गिफ्ट दिए हैं उसे रख ले और उसके फिर थोड़े दिन बाद एक बांट दे, 8-10 दिन वही सबको बुला लिया, यानी थोड़ा सा, यानी जिन्होंने गिफ्ट दिया है उन्हें थोड़ा बुरा लगता है कि हमारा गिफ्ट लेके किसी और को दे दिया है। हाँ, ठीक है। लेकिन इनका कहना भी सही है कि अगर आप ऐसे बच्चों को बुला लेते हैं, है ना, आप वृद्धाश्रम से या अनाथाश्रम से बच्चे आते हैं और आपकी शादी में शरीक होते हैं, उन्हें आप भोजन कराते हैं और बाद में उनको भी कुछ दे दें, हाथों हाथ नहीं, लेकिन बाद में आप दे सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी पहल है। अगर इस तरह की पहल हम करना शुरू करते हैं तो समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करते हैं। और है ना, जैसे कि हर चीज देखा सीखी होती है, तो इस तरह की अगर देखा सीखी होगी तो ये बहुत अच्छी पहल होगी ना। हाँ, है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार होता भी है सोनाली, अभी भी कुछ लोग करते हैं, अपना जन्मदिन है जो गरीब बच्चों के साथ मनाते हैं, वहां जाकर उन्हें खाना देते हैं। ऐसा होता है। ये भी एक संकल्प हो सकता है कि मैं अपना जन्मदिन उन सभी के साथ मनाऊंगा। या हम साल में कई बार हमारे जो माता पिता कह लें या हमारे जो वृद्ध लोग नहीं हैं, उनका जब हम वार्षिक वो मनाते हैं, उस वक्त भी लोग जाकर खाना देते हैं और उनके साथ ही मनाते हैं, चाहे वो वृद्धाश्रम हो चाहे वो अनाथाश्रम हो। जी, तो ये पहल लोग करते हैं, लेकिन ये एक लंबी परंपरा के रूप में हमारे सामने आना चाहिए, तब जाकर कोई बात बनती है। हाँ, तो सोनाली जी, आप कह रही थी कि हमारे श्रोता लगातार इस बात पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं कि शादी समारोह में गिफ्ट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। हमारे एक साथी लिखते हैं कि भाई, बहुत सारे हमारे साथियों ने मैसेज भेजे हैं, शादी समारोह में जाने पर हम संकोच करते हैं। उसका कारण है कि हम वहाँ देने के लिए अपने पास अच्छा सा गिफ्ट नहीं है। आजकल सब बड़े से बड़ा गिफ्ट लेकर पहुँच जाते हैं। उस समय हमारे गिफ्ट की चर्चा होती है कि अमुक ने दिया, वो दिया, पर अगर हम कम कीमत का गिफ्ट लेकर गए तो शर्मिंदा भी हो जाते। कुछ लोग तो ये भी कह डालते कि हमने तुम्हारी लड़की की शादी में दिया था और तुम्हें छोटा सा सामान लाई हो। क्या हो जब हमारे गिफ्ट की चर्चा ना होकर हमारे पहुंचने की तारीफ हो, सम्मान हो, हमारी राय है। अब आपकी राय हो सकती है कि नहीं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम इसे शुभ नहीं मानते। हमारे पहुंचने को जहां प्रसन्नता समझा जाए वहां अच्छा व्यवहार माना जाए। नो गिफ्ट का चलन की हम शुरुआत करें तो अच्छा होगा। हाँ, ये बात इन्होंने सही कही। कई बार क्या होता है कि हम इसमें भी लाभ हानि करते हैं कि मैंने मान लीजिए आपको सोनाली 500 रुपए का गिफ्ट दिया और आपने मुझे अगर 300 का दे दिया तो मैं आपसे बहस करने लग गई या मैं बुरा मान गई कि बदले में आपने मुझे 300 का गिफ्ट क्यों दिया। मैं आपसे उम्मीद करती थी कि आप मुझे 600 का गिफ्ट देंगे ना। तो इस तरह की बातें भी होती हैं, देखा भी जाता है, लोग नोट करते हैं किसने कितना नेक दिया है और बदले में हम उसे कितना नेक देंगे। ये इनका कहना सही है कि हमारा स्वागत नहीं होता, हमारे जो वस्तुओं का स्वागत होता है। तो बुरा ही लगता है। उसी सोच को बदलाव में लाने की हमें जरूरत है। हाँ, कि अगर पहल कोई तो पहल करे और उसका हम सम्मान करें और इसे एक परंपरा बना दे कि आने वाले समय में नो गिफ्ट रहेगा, ये प्रचलन हो जाए। एक श्रोता लिखते हैं कि अक्सर लोग अपने घर आए गिफ्ट में मिले सामान को दूसरे की शादी में पास कर देते हैं। गिफ्ट देते समय पूछ लेना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे अपने मनपसंद का सामान खरीदते हैं। आपका गिफ्ट कहीं किनारे रख दिया जाता है। अपने सामर्थ्य के हिसाब से पैसा दे दें तो वे पैसे कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएंगे और आपको गिफ्ट लाने का झंझट भी नहीं रहता है। ये बहुत सही बात लिखी। और हमारे बहुत सारे साथी जो है ना कमेंट्स लिख रहे हैं, ये क्योंकि विषय ही कुछ ऐसा है। अभी तो शादी ब्याह का मौसम भी है और उस विषय पर बहुत सारे, हमारी एक सखी लिखती हैं कि लड़की वर वधू को हमारे सभी समाज में उपहार दिया जाता है, लड़कियों को दिया जाता है खासकर। कुछ समय पहले तक कैश लिफाफे का प्रचलन था। इधर कुछ समय से उपहार में सामान, बर्तन, कपड़े कुछ भी लोग देते हैं, जो ज़्यादातर उसे
करने के लायक नहीं रहते, या यानी इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहते। इतने अधिक ज़्यादा मिल जाते कि वो इधर उधर बिखरे रहते हैं। कुछ मित्र रिश्तेदारों को परिवार में मैंने देखा है कि सभी लोग आपस में विचार विमर्श करके शादी विवाह के कुछ खर्चे में से, जैसे कैटरिंग है, खाने का पीने का डेकोरेशन है, उसमें खर्च कर देते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उपहार और एक परिवार का सहयोग भी। हाँ, बहुत लोग अब उपहार के लिए मना कर देते हैं, तो उसके लिए बहुत तरह के गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट चेक जो आजकल चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखकर भेजी। यानी सब ये एक बहुत अच्छी बात है ना कि जैसे लड़की के जो मामा लोग हैं ना, उन्होंने सब ने मिलके एक बड़ी चीज दे दी, उसके घर की उपयोगी वस्तु दे दी, या फिर इन्होंने जैसे कहा कि कैटरिंग वाले का हम व्यवस्था करवा दी, शादी समारोह की टेंट लगवा दिया, या डेकोरेशन करवा दिया, या स्टॉल लगती है तो उसका कर दिया कि भाई हम उसमें 2 सब्जी हमारी तरफ से हो जाएगी। तो इस तरह से भी हम दे सकते हैं गिफ्ट का मतलब कोई वस्तु ही नहीं कि बड़ी वस्तु चमचमाते एक पेज में हम पन्ने में बांध कर ले जाएं और उसे बाद में एक कोने में रख दिया जाए। आप किसी भी तरह से वर वधू की या उनके परिवार की मदद कर सकते हैं। आप देख लीजिए उनके हालात कैसे हैं और उसी हिसाब से आप मदद भी कर सकते हैं, क्यों? और किसी ने सही कहा, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। तो आप इस तरह से भी अपना, बस इसमें ना हमें पहल करने की जरूरत है कि आपने 8-10 लोगों से पूछ लिया कि हम सब मिलके दे, क्या मिलकर कैश दे, या फिर ऐसा नहीं कुछ सोने या चांदी की चीज भी दे सकते हैं। आप मिलकर जब देते हैं तो एक अच्छी अमाउंट हो जाती है, उसके बाद आप एक अच्छा उपहार दे सकते हैं और उपहार स्वरूप वो काम आती है उसको उपहार। पर उसमें भी ना एक की बात यह है कि आप जिनके घर में शादी है उनसे पूछ लीजिए, ताकि उन्होंने कहा कि अगर नहीं लेना है तो किसी से ही नहीं लेना, तो नहीं ही दे, नहीं तो बोलेंगे उनसे लिया हमसे नहीं लिया। बिल्कुल सही कहा, ये भी एक झगड़े की जड़ है। और ये दिमागी तौर पे हमें बहुत ही स्पष्ट होना होगा कि हमें गिफ्ट अगर लिखा है नो गिफ्ट, तो फिर किसी से गिफ्ट नहीं लेना है और स्ट्रिक्ट रहना है। जो भी आपके रिश्तेदार आते हैं, आपके मिलने वाले आते हैं, उनको सम्मान के साथ आप मना कर दें कि हम गिफ्ट नहीं लेंगे। और जब आप किसी को कार्ड देने जाते हैं या आप फोन पर आमंत्रित करते हैं, उसी समय इस बात को भी दोहरा दें, ताकि सामने वाला भी असमंजस में न रहे कि लिख तो दिया है गिफ्ट नो गिफ्ट, मैं लेकर जाऊं कि न जाऊं, कल नहीं गया तो क्या होगा, है ना? इस तरह की बात भी देखो हमारे मन में आती है। और कई बार ऐसा होता है ना मंदाकिनी जी कि बीच बीच में ऐसा चलन था कि गिफ्ट के साथ रिटर्न गिफ्ट का भी चलन था, है ना? तो फिर लोगों को ऐसा लगता है कि भाई रिटर्न गिफ्ट देना है, तो फिर वो सोचना है कि क्या दे। फिर ऐसा नहीं कि 500 मेहमान है या 1000 मेहमान है तो उन्हें क्या दे। फिर ऐसी भी चीज ना दे कि बिल्कुल भी फेंकने के काम आ जाए। इसलिए लोग ऐसा करते कि रिटर्न गिफ्ट भी नहीं और गिफ्ट भी नहीं, बस आनंद के साथ आना है और सब प्रोग्राम का लुत्फ उठाना है और खुशियां लेके घर जाना है। वधू को आशीर्वाद और दुआएं दें, इससे बड़ा तो क्या गिफ्ट होगा, जो कि आजकल खत्म होता जा रहा है। सोनाली, होता क्या है, हम गिफ्ट तो लेके जाते हैं और हम सीधा स्टॉल पे पहुंच जाते हैं और खाना खाने लग जाते हैं, और नहीं तो मोबाइल में बैठे रहते हैं। बारात लेट आती है, वर वधू कब फेरे लेते हैं, कब वो बैठते हैं, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं होता। हम खा पी कर घर आ जाते हैं, है ना? तो बस हम इन्वॉल्व हो लोगों के साथ में, संपर्क करें, खुशियां बांटे, हंसे खिलखिलाए और गिफ्ट को कह दे बाय बाय। अच्छा, एक बात कहूं, अभी हम कुछ ज्यादा तेज नहीं हो गए? हमने एक रफ्तार तो नहीं पकड़ ली कि हम लगातार नो गिफ्ट पर ही बात कर रहे हैं? मैंने वही देखा तो रफ्तार पर नियंत्रण रखो सोनाली। और आज हमने विषय तो ले लिया है कि भाई जो है रफ्तार पर नियंत्रण रखना जरूरी है, और हम दोनों ही जो है लगे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल रफ्तार का जो है नियंत्रण नहीं रख पा रही है जी। तो क्या कहेंगी आप, किस तरह की रफ्तार पर नियंत्रण रखना चाहिए और आपके जीवन में आप क्या नियंत्रण रख पाती हैं? नियंत्रण तो रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे गति की बात की जाए तो फिर वाहन हमें धीरे चलाना है, या फिर रफ्तार की बात घर में भी है, किचन में भी है कि हम इतनी जल्दबाजी में काम ना करें कि हमें कुछ लग जाए, हमारे कट जाए, जल जाए। तो सभी तरह की रफ्तार जो है घातक होती है। बस हमारी एक कोशिश हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वाहन चालन। बिल्कुल बिल्कुल। और विचारों की रफ्तार भी थोड़ी कम रखनी चाहिए। हम अपने दिमाग में जो है ना विचारों के घोड़े दौड़ाते रहते हैं और परेशान रहते हैं। तो इस रफ्तार पर भी हमें नियंत्रण रखना चाहिए। और रही बात वाहन की, वो तो सबसे जरूरी है कि जब हम वाहन पर जाते हैं, या वो चाहे दुपहिया हो या 4 पहिए का हो या साइकिल हो, कोई भी वाहन हो सकता है, उस पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम घर से क्रोध में निकलते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, या किसी वजह से हमारी मानसिक स्थिति सही नहीं होती और वाहन का इस्तेमाल कर लेते हैं। और क्या होता है ऐसी स्थिति में, जाकर आगे हम कहीं ना कहीं उस वाहन को भिड़ा देते हैं। और वाहन का नुकसान तो होता है, खुद का भी नुकसान होता है, सामने वाले का भी नुकसान होता है, जिंदगी का नुकसान होता है ना? और है ना, आजकल मंदाकिनी जी
आए दिन अखबारों में इस तरह की हमें खबरें पढ़ने को मिलती है, तब हमें इतने दिल में दर्द होता है। पर ऐसा होता है कि 8-10 दिन बाद हम वही बातें सब भूल जाते हैं, हाँ, उन्हीं चीजों को दोहराते हैं। हमारे सामने कोई दुर्घटना होती है और जानमाल की हानि होती है तो हम एक बार सबक सीख के आते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। लेकिन 2-4 दिन हुए नहीं, हम उस बात को, उस घटना को भूले नहीं, और फिर से हम अपनी रफ्तार पर या घर से लेट निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए, स्कूल कॉलेज जाने के लिए, तो हम तेजी से चलते हैं। खासतौर से यूथ के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि वो उन्हें तो एक जैसे जोश या यूं कह ले होता है, एक शौक। नई बाइक अगर उनके हाथ में लग जाती है तो वो स्टाइलिश होकर किसी हीरो की नकल करते हुए निकल जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि वो फिल्म की शूटिंग है ना, और आप जो लाइव जीवन में जा रहे हैं जहाँ हजारों सामने आपके वाहन हैं, ऐसी स्थिति में आप अगर अपना कोई रोड शो करने लग जाएंगे तो जिंदगी में दिक्कत हो सकती है, दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। एक बात, मैं एक पर्सनल बात शेयर करना चाहती हूँ कि एक बार मैं अपनी स्कूटी से जा रही थी और एक किशोर था, वो उसे सिर्फ ये दिखाना था कि आपकी स्कूटी से मैं साइकिल तेज चलाता हूँ, और वो मेरे बगल से इतनी तेजी से जा रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो ये जीतना चाहता है, तो मैंने और भी मेरी स्कूटी को धीरे कर दिया, उसे आगे बढ़ने दिया। कि क्यों ना ये ऐसा ना हो कि मैं तो स्कूटी पर हुए साइकिल पे से और सामने से टकरा के खुद का नुकसान कर लेगा, और आपका भी नुकसान होता कहीं ना कहीं, वो तो है ही। और आपने समझदारी का परिचय दिया कि हमें इस तरह की जो कंपटीशन अक्सर आपने कहा होते हैं, हमारे साथ में कोई बाइक पर है, गाड़ी में, वो आपसे कंपटीशन करने लग जाता है। वो रेस जो बच्चों के मन में होता है, युवाओं के, वो बहुत खतरनाक होती है। आप अपने अपने रास्ते जाइए। और दूसरी बात है कि रात को गाड़ी चलाते समय खासतौर से हमें ध्यान रखना चाहिए, जो रोड लाइट्स हैं और जो नियम है ना सड़क के, उनको फॉलो करना चाहिए। कई बार हमें मालूम नहीं होता है, और रात को चलाते वक्त तो इतनी सावधानी बरतना चाहिए, पता नहीं कब सामने स्पीड ब्रेकर आ जाए, कब रास्ता खराब हो जाए, कब सामने बहुत बड़ा सा गड्ढा हो जाए। तो उस वक्त तो हमें बहुत जागरूक होकर अपनी मन की स्थिति बहुत नियंत्रण में, स्थिति को बहुत शांत रखना होगा, तब जाकर ड्राइविंग करें। और अगर आप ड्राइवर के साथ बैठे हैं तो नींद न लें, ताकि ड्राइवर भी परेशान, यानी सामने वाला जो सामने की सीट पे उसे भी चौकन्ना रहना चाहिए कि भाई अगर सामने से उसका ध्यान ना हो, कहीं सामने से अगर कोई प्राणी आ रहा है, कोई जानवर आ रहा है, तो ध्यान रखिए कि भाई स्पीड कम करो, नहीं तो है ना हम जोरदार से ब्रेक लगाते हैं, उस वक्त भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और एक और होता है कि हमारा जब हमें कहीं ट्रेन से जाना होता है, और बम्बई में तो लोकल ट्रेन का भी इतना वो है, हम लेट पहुंचते हैं, फिर चलती ट्रेन में हम चढ़ जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। चढ़ते वक्त, उतरते वक्त भी लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि उसमें पैर में मोच आ सकती है, पैर फ्रैक्चर हो सकता है, इतनी जल्दी सकते हैं। और है ना पीछे अगर खड़े हो तो सामने वाले को धकेलते हैं कि भाई तुम भी जल्दी से उतरो, तो ये ऐसा भी करना गलत है। बिल्कुल, क्योंकि रोज का काम है लोकल ट्रेन में जाना, मेट्रो में जाना, रोज की समस्या है। अगर आप इस तरह से रफ्तार पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो एक बहुत बड़ी जो है दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। और हमें अपनी बातचीत की रफ्तार धीमी करनी है और गाना सुनवाना है। बिल्कुल, आपने सही कहा, हम भी जो है अपना नियंत्रण खोते जा रहे हैं। तो सोनाली, इसी रफ्तार पर हमारे श्रोताओं ने बहुत कुछ लिख दिया है। हमारे श्रोता लिखते हैं, रफ्तार यानी वेग, गति जो तीव्र, मध्यम या धीमी भी होती है। पढ़ाई में प्रगति, सतर्क रहने में तेज रफ्तार आवश्यक है। बोलते वक्त, प्रथम बार वाहन चलाते वक्त, बोलते वक्त और फिर वाहन चलाते वक्त, किसी भी जगह पहला कदम रखते वक्त समय में गति, वक्त, सावधानी और धीमी रफ्तार रखना जरूरी है। और आगे चलकर आदत पड़ने पर मध्यम गति फायदेमंद साबित होती है। काल चक्र भी तो तेज रफ्तार से आगे चल रहा है, तो समय और परिस्थिति देखकर रफ्तार पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। यही गति का कायदा। क्या बात है, इन्होंने हमें गति का नियम भी समझा दिया कि किस तरह से हमें धीमी रफ्तार में और फिर मध्यम रफ्तार में जीवन को चलाना चाहिए, है ना। और एक लिखते हैं कि ट्रैफिक की रफ्तार के साथ साथ हमें जिंदगी की रफ्तार में भी नियंत्रण रखना चाहिए। ट्रैफिक के रफ्तार में तो नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ जिंदगी को भी इतनी तेज भागने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे जिंदगी के हर एक पल को जीना चाहिए, जिंदगी के मजे लेकर। और ट्रैफिक की अगर मैं बात करूं तो ट्रैफिक की रफ्तार को तो नियंत्रित रखना बहुत ही ज़रूरी है, और वो आपके लिए जानलेवा साबित हो जाती है जब आप नियंत्रण खो देते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी की रफ्तार पर ध्यान नहीं देते, उसे नियंत्रित नहीं करते हैं, तो फिर आप अपना जीवन खो सकते हैं।
हमारे एक साथी लिखते हैं, जिंदगी में कुछ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रफ्तार जरूरी है, लेकिन सड़क पर जाने के लिए रफ्तार हमारी जिंदगी को छोटी कर सकती है। ट्रक के पीछे लिखा होता है दुर्घटना से देर भली। रफ्तार पर नियंत्रण यानी सुरक्षित परिवार। रफ्तार बढ़ाने से पहले बच्चों का चेहरा सामने लाए। परिवहन मंत्री ने बताया कि दुर्घटना रोकने में नाकाम हो गए। हर वर्ष करीब 1 लाख लोगों की जाने जाती है। बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी में कुछ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रफ्तार जरूरी है, लेकिन सड़क पर जाने के लिए रफ्तार हमारी जिंदगी को छोटा कर देती है, इसलिए इससे बचाव रखना बेहद जरूरी है। तो सोनाली, दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया बुझना नहीं चाहिए और अपने दिल में भी उस लौ को हमें महसूस करना है और अपने दिए जो दिल का दिया है प्यार भरा, उसे जलाए रखना है। जी, उसकी लौ जो है हमेशा जलती रहे। हाँ, और दूसरों को रोशन करती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मंदाकिनी जोशी और सोनाली पाठक का नमस्कार।